चंपारण से जुड़ी सारी खबरों को अपने फ़ोन पर पाने के लिए आदिग्राम न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गायिका रत्न एवं संगीत रत्न जैसे सम्मानों से सम्मानित, चंपारण की मिट्टी से सुगंधित सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोपाल सिंह नेपाली फाउंडेशन के संस्थापक आज हमारे साथ हैं कवयित्री सविता सिंह नेपाली जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआती शिक्षा से, आपके जन्म से। तो कैसे हुआ ये आपका जो कवयित्री बनने का जो एक ख्वाब था, वो कैसे उभर के सामने आया? मैं बहुत छोटी थी और मुझे पता भी नहीं है कि मैं गाना गाती हूँ। और बोलने के पहले, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो बोलता है, मैंने जब बोलना सीखा तो बोलने के पहले मैंने गाना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि मैं गाना गाती हूँ और ऐसे ही मेरे मंचीय गायकी की शुरुआत हुई। और जब मंचों पर गई तो लोगों की अपेक्षाएं होने लगी। कविताई की बात अगर करें तो कविता मेरे रक्त में आ गया। मुझे पता भी नहीं है कि मैं लिख रही हूँ और मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर बेतिया में एक साहित्यिक संस्कार बहुत ही सुदृढ़ रहा। आज के परिवेश में थोड़ी कमी इसमें मुझे नज़र आती है, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मंच होते थे। और टाउन हॉल में तो आपके सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, उस समय की तस्वीरें भी मेरी हैं। निदा फाजली साहब आए हैं, सीम काफ निज़ाम साहब आए हैं। एक राष्ट्रीय जमावड़ा बेतिया में लगा करता था। उसके भी पहले लें तो गोपाल सिंह नेपाली जब इस मिट्टी से पूरे भारत में अपने साहित्य का परिचय देने लगे तो जानकी वल्लभ शास्त्री के नेतृत्व में बहुत बड़ा मंच हुआ। तो मुझे लगता है कि हवाओं में भी एक साहित्य का ही परिवेश बना। उस हवा ने मुझे छुआ और जिस रक्त अस्थि मज्जा से मैं बनी हूँ, उस रक्त ने लिखना शुरू कर दिया और मैं गायिका भी बन गई, मैं कवयित्री भी बन गई। आपका जिस तरह से एक इमेज रहा है एक कवयित्री के रूप में, ठीक वैसे ही पैरेलल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपने अपनी पहचान बनाई है। सो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? अब देखें, ये तो मैं छोटी थी, किसी को दुखी नहीं देख पाती थी। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप कवयित्री हैं, तो आपको संवेदना ने छुआ है। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आपके गाने में वो फीलिंग नहीं आ सकती है, वह सेंटिमेंट नहीं आ सकता है। तो इन दोनों कार्यों को करते हुए बहुत छोटी थी जब से मैं दूसरों के दुख को देख नहीं पाती थी। और उस समय छोटी छोटी मैं मदद किया करती थी, अपने घर से ही चावल दाल में दे देती थी और लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन उस समय से यह तीनों प्रक्रियाएं मेरे जीवन में चलने लगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे मजबूती से इस ओर बढ़ना है, क्योंकि लोगों के दुख को अगर दूर करना है तो आप पहले खुद से मजबूत हो। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता, यह नाम तो बहुत बाद में जुड़ा, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता में बन चुकी थी। यह तीनों जो सीढ़ियाँ हैं मेरे, धीरे धीरे मैं इन तीनों सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद मैंने विधिवत, हम लोग तो जनसंघी हैं और दक्षिणपंथी कवि नेपाली जी ही थे। दक्षिणपंथी कवि होने के कारण ही भागलपुर में ये शहीद हुए और इनकी हत्या हुई। संदिग्ध हालत में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भागलपुर में नेपाली जी का शव पाया गया था। तो इस तरह से यह तीनों सीढ़ियाँ मैं चढ़ती चली गई। भाजपा को मैंने ज्वाइन किया और 25 वर्षों से मैं भाजपा में थी। इसकी कला संस्कृति को भी मैंने देखा, इसकी कमल पुस्तक जो निकलती है उसका भी संपादन किया और बहुत गहरे से संघ और भाजपा से जुड़कर मैं राजनीतिक कार्य करती रही। बहुत सम्मान आज भी करती हूँ भाजपा का। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि जहाँ से भाजपा की शुरुआत हुई थी, इस बेतिया में मैं जिलाध्यक्ष थी, बगहा में जिलाध्यक्ष थी, फिर प्रदेश मंत्री हुई, महामंत्री हुई, फिर मैं कला संस्कृति को मैंने संभाला, मैं राष्ट्रीय कमेटी में गई। लेकिन उसके बाद इसी बेतिया में आकर भाजपा से एक विरक्ति हुई। स्थानीय जो एक राजनीति हो जाती है
दो कार्यकर्ताओं के बीच में, तो खैर ये एक दूसरी बात है। तो इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन मेरा साथ साथ चलता रहा। आपने अब राजनीति की गलियों में अपना कदम रखा है। जी। पहले आप मंत्रिमंडल में भी रह चुकी हैं, आपने भाजपा का जो कला एवं संस्कृति मंच है उसको भी संभाला है आपने। जी। तो अभी जो आप क्षेत्रीय स्तर की जो राजनीति में आपने कदम रख रही हैं, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियां सामने दिखाई देती हैं अपने? देखिए, मुझे चुनौतियां तो कुछ दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि मैं अपने घर आई। तो जैसे भोजपुरी में कहते हैं कि बेटी अली घर ही दुआरे, तो मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ काम करना आनंददायी हो सकता है, यहाँ की समस्याओं को निपटाना मेरा पहला कर्तव्य था। मैं राजभाषा की भारत सरकार में भी रही हूँ, राजभाषा ग्रामीण विकास मंत्रालय में रही हूँ, मैं राजभाषा की कृषि मंत्रालय में रही हूँ, बिहार सरकार की हिंदी प्रगति समिति मंत्रिमंडल सचिवालय में रही हूँ, अभी भी मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन उन सब के अलावे बड़ी खुशी की बात है कि कल उन लोगों ने कहा कि मैम आप जीत के आए, हम लोग इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन सब पदों पर रहते हुए मैंने राष्ट्र भर के जो भी वरिष्ठ कवि, युवा कवि, कवित्रियाँ, कथाकार जो रहे हैं, सबकी सेवा की और इस तरह से साहित्य की सेवा की। लेकिन वहाँ मैं कार्य कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि वह मेरा व्यक्तिगत कार्य हो सकता है, मेरे साहित्य को बढ़ावा मिलता, मेरे संगीत को बढ़ावा मिलता, मैं लोगों के साथ रहती। उसी क्रम में मैं बहुत ऊपर जा सकती थी, क्योंकि मैं राजनीति में थी और हर पद कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रभाव से ही आपको मिलता है। यह बात मैं बहुत पहले से समझ चुकी हूँ। कभी ना समझें तो ये उनकी ना समझी है, इस बात को समझना पड़ेगा। राजनीति को भी मैंने ऐसे जिया है कि जैसे नेपाली जी की कविता याद आती है कि हुआ देश की खातिर जन्म है हमारा, कि कवि है तड़पना करम है हमारा, कि कमज़ोर पाकर मिटा देना कोई, इसी से जगाना धर्म है हमारा। तो इस भाव से हम लोग राजनीति में रहे हैं। अब रही बात कि मैं बहुत ऊपर चली जाऊं, लेकिन अगर कोई यह मेरे सामने पढ़ दे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो मैं बड़ी हो जाऊं, मेरी धरती, मेरे लोग, मेरे लोगों की समस्याएं, तो इन समस्याओं को कौन दूर करेगा? निश्चित तौर पर जो साहित्यिक हैं उनके पास संवेदना का एक भंडारण है। उस भंडारण को अगर मैं खर्च करती हूँ मेरे अपने लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत आनंददायी और बहुत प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं ये सोच के आई हूँ कि अब समय है कि अपने बाप दादी की भूमि और अपनी जन्मभूमि पर मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ। यहाँ की समस्याओं से मैं रूबरू हूँ, क्योंकि यही पली बड़ी हूँ, यही जन्मी हूँ। तो आपका जो लगाव रहा है बेतिया से या फिर चंपारण से, उस लगाव की वजह से आप अपना अच्छा खासा सफर छोड़ के आपने मैं आती रहती हूँ। विगत 20 वर्षों में आपने देखा होगा कि संगीत और कला संस्कृति के लिए यह भूमि बहुत उर्वर रही, लेकिन 20 वर्षों से यह खाली रहा। तो मैं गोपाल सिंह नेपाली फाउंडेशन के तहत, नारी विकास संस्थान के तहत, सारंगा संगीत महाविद्यालय के तहत, ये सब संस्थाएं मैंने बनाई हैं। उसके तहत मैं यहाँ आकर जागृति करती रही, कार्यक्रम करती रही। क्या आप किसी से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। जी। आप पिछले 1 महीने से पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, आपको लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों से मैं जब मिल रही हूँ तो पता नहीं क्या आकर्षण लोगों को लग रहा है। लोग मुझसे पहले मानसिक रूप से तैयार थे और लोगों के बुलावे पर ही मैं आई। मैं भी मानसिक रूप से तैयार हो रही थी। मैं जहाँ जा रही हूँ तो सभी लोग कह रहे कि आई आई बबुनी, बहुत निमन रूरा निर्णय लेनी है, आई। और जहाँ जा रही हूँ इतने खुशी होकर लोग मुझसे मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है, आप हम लोगों की हैं और आपको पूरे विधानसभा में कोई ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है। तो 1 महीने में मैं जितनी ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रही हूँ, कहीं से कोई नकारात्मकता मुझे नहीं मिल रही है। हर वर्ग के लोग, चाहे वो मारवाड़ी हों, देशवाली हों, चाहे वो नेपाली हों, मधेसी हों, ब्राह्मण हों, सवर्ण हों, मैं तो कहीं भी चली जा रही हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब मैं अनुसूचित जनजातियों के बीच जा रही हूँ तो लोग कह रहे हैं आई दीदी है गली में आज लेके हूँ ना आई रहे, लेकिन रुआ आई बने। तो मैंने कहा कि तो हमेशा आए,
आज जीत जाए तो लड्डू लेके बांटता है, आइए गली में बैठ के तनी संगे खाए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत आशान्वित हूँ। लोगों को मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं उस अपेक्षाओं पर खरी उतरूं, इस संकल्प के साथ मैं प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर रात तक मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। तो मुझे लगा अब मुझे आना चाहिए, तो मैं पूर्ण रूपेण आ गई। अगर नेपाली जी के साहित्य की बात करें तो 1962 का जब युद्ध हुआ तब भी नेपाली जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से देश में जोश भरने का काम किया था। तो आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है जी, वो क्या पूरी तरह से उनसे इंस्पायर्ड है या फिर आपकी पर्सनल क्या राय है? देखिए, जब हम देश के लिए सोचते हैं तो व्यक्तिगत होकर नहीं सोच सकते, तब हमें बहुत विराट होकर सोचना पड़ता है। और कोई भी कवि वैसे ही सोचते हैं, चाहे निराला हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे महादेवी हो, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान हो, चाहे नेपाली हो। तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग हमारे पथ प्रदर्शक हैं। नेपाली जी पूर्ण रूपेण राष्ट्रीयता के प्रहरी थे। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो अपने सफल फिल्मी जीवन को छोड़कर वो निकल पड़े और उन्होंने कहा कि मैं वन मैन आर्मी हूँ और मैं अपनी कविताओं की सेना लेकर चीन से लड़ने जा रहा हूँ। वो लद्दाख पहुँच गए और वहाँ जाकर वो कह रहे हैं कि भारत के प्यारे जागो, सोए सितारे जागो, बैरी गुब्बारे आए, तुम सिर उतारो जागो। और यह प्रभाती गाते हुए वो सुबह सुबह गांव में घूमते थे और सारे युवकों को ललकारते थे कि 40 करोड़ों को हिमालय में होगा, क्योंकि हिमालय से चीनी आक्रमण हुआ था। तो उस समय उन्होंने जो आह्वान किया युवाओं का, वो बिल्कुल राष्ट्रवादी कविताओं से किया और चीन को तो उन्होंने मजाक बना दिया था और ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, चलो भाई बोम डीला, चाऊ को बोम पिला, माओ को मोम पिला खिला। तो इस तरह से वो चीनियों का मजाक बना देते थे। तो कहते हैं कि चीन की पेकिंग से आकाशवाणी नेपाली को गालियां देता था। जब उन्हें एक मित्र ने कहा कि भैया आपको चीन रेडियो से गाली दे रहा है, तो वो सोए हुए थे और तपाक से उठ के बैठ गए, बोले कि अरे रॉबिन, ये तो मेरे लिए भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान है। तो ऐसे थे नेपाली। तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस ये देखती हूँ कि ये मेरा भारत है, जापान देश जापानी का, ईरानी का ईरान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो मैं बिल्कुल उतनी ही विराट होकर सोचती हूँ कि मुझे राष्ट्रवादी बनना है। कैसे? अपने समाज, अपने देश की सेवा करके। अभी आपने बेतिया मझौलिया विधानसभा से विधायक के लिए चुनाव लड़ने का ये किया है जी। तो अभी आपके मन में क्या है कि आप क्या किस स्तर पर कार्य करके बेतिया और मझौलिया के लोगों को फ़ायदा दिलवा सकते हैं, ताकि जो अभी जो वस्तु स्थिति है इस क्षेत्र की वो बेहतर हो सके? सबसे पहले मैं एक बात महसूस कर रही हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि का जनता से मिलना जुलना नहीं है। जनता कटी हुई है अपने प्रतिनिधि से। यह जिम्मेदारी किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी जनता के लिए बहुत सहज हो जाऊँ। जो दीदी के पास आएगा, जो बहन कह के आएगा, जो मेरे विधानसभा का होगा, और विधानसभा ही क्यों, मेरे चंपारण का कोई भी आएगा, उसके लिए मेरा द्वार 24 घंटे मैं समर्पित रूप से काम करूँगी। दूसरी समस्या मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ जो पुल का निर्माण हो रहा है, 2 वर्षों से वह निर्माण वहीं का वहीं रुका हुआ है। वह किस साजिश के तहत रुका हुआ है? क्या उसको मुख्यमंत्री रोक रहे हैं? क्या उसको कोई सड़क निर्माण के लिए जो प्रयुक्त हुए हैं वो लोग रोक रहे हैं? इंजीनियर की इसमें ढिलाई है या सांसद रोक रहे हैं? बजट की कमी है? इन सारी बातों को खोज करके मैं छावनी की समस्या सबसे पहले दूर करना चाहती हूँ। अतिक्रमण वहाँ से हटे, पुल का निर्माण हो, क्योंकि हम लोगों का मन कचूटता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रेग्नेंट महिलाएं छावनी के उस पार हैं, ढाला बंद है। और ये कितनी बड़ी साजिश है कि किसी के धरती पे आने के पहले उसे मार दो, या किसी को आप उस पीड़ा में छोड़ देते हैं
जिस पीड़ा से मुक्त होने के लिए महिला छटपटाती है। वैसे ही कोई बीमार है तो ढाला बंद होता है, आज भी वही स्थिति है। आज की बारिश में आप देखिए, मैं जाके देख के आई हूँ, वहाँ चलने के लायक जगह नहीं। या फिर आप गंदगी देखिए सड़कों पे, अभी कोरोना का माहौल है, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम सैनिटाइज लगा रहे हैं, लेकिन कूड़ा करकट कचरा, इससे भी तो बीमारी फैल रही है। तो इससे भी मेरे नौनिहालों को कष्ट है, नवजातों को कष्ट है। अस्पताल के पास देखें, हम अस्पताल में देखें तो कुछ आपके पास सामग्री ही नहीं है कि आप बीमारों की कैसे सेवा करेंगे, कैसे आप इलाज करेंगे। अस्पताल से बाहर निकलिए तो कूड़े कचरे और करकट का ढेर, और सारे समय वहाँ जाम लगा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैठ के हमें एक नक्शा बना के प्रशासन की मदद लेके काम करना है, और जितनी भी आवश्यक सामग्री है वह अस्पतालों में हम लोगों को लाकर रखना होगा कि हमारे लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। प्लस एक मन में बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण चंपारण में होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात को ऊपर नहीं रखा है। हमारी चंपारण की भूमि इतनी उर्वरा है कला संस्कृति के लिए, उन्हें सीखने के लिए कोई गुरुजन नहीं मिल रहा है। मैं उनके लिए भी आर्यभट्ट से मैंने बात की, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से मैं एक महाविद्यालय बनाऊंगी और सारे गुरुओं को पकड़कर लाऊंगी कि मेरे चंपारण के बच्चों को आप गायन वादन की शिक्षा दें, नर्तन की शिक्षा दें, नृत्य बच्चे सीखें। तो यहाँ से जो निकलेंगे तो समझिए कि धोनी निकलेंगे, सोनू निगम निकलेंगे, आमिर खान निकलेंगे, हम अक्षय कुमार निकलेंगे, सब कुछ हमारे पास है, बस हम तराश नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपनी जन्मभूमि को वो तराशना चाहती हूँ कि सबकी दृष्टि चंपारण पर पड़े। जैसे 1917 में महात्मा गांधी जब आए तो वो पूरे विश्व की दृष्टि चंपारण पर थी, और इसकी उर्वरा शक्ति और इसकी आंदोलनकारी क्षमता को महात्मा गांधी ने पहचाना। इसलिए नीलहा आंदोलन के बाद वो फिर लौट के आते हैं और यहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं, और हमारे चंपारण के बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब सभी कूद पड़ते हैं। हमारे महाराजा हरेंद्र किशोर जी ने पटना में साहित्य सम्मेलन की ज़मीन खरीदी, बिटिया की कोठी है, और उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो जो बिचौलिए होते थे वो उसको चुप करा देते थे। आप पढ़िएगा, वो चुप करा देते थे कि जो ये बोल रहा है मैं इसकी सेंटिमेंट को समझूंगा और वैसे काम करूंगा, इन्हीं की भाषा में बोल देते थे, क्योंकि इससे अगर तुम मुझे अंग्रेजी समझाओगे तो अंग्रेजी का प्रभाव पड़ेगा। इस खुशबू को, इस भावना को महाराजा ने समझा और उन्होंने साहित्य सम्मेलन का निर्माण करके साहित्य, इसमें राजेंद्र बाबू थे और कृत्यानंद महाराज थे पूर्णिया के, और राजेंद्र बाबू ने खड़े होकर उस बिल्डिंग को बनाया। कितनी अच्छी सोच हमारे महाराजा की थी कि उसमें मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका और अजीमाबादी भाषा पर साहित्य तैयार हो, और हम जब साहित्य तैयार करेंगे, जब सम्मेलन करेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, अपनी भाषा का महत्व समझेंगे और अंग्रेजियत इससे हारेगी। तो हमें पीछे जाकर उनसे प्रेरणा लेकर आज के परिवेश में हमें उस भावना को बहुत प्रबल और प्रखरता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, ये मेरा मानना है। हमारे बेतिया मझौलिया विधानसभा में रोजगार की भी काफ़ी बड़ी समस्या है। आप युवाओं में काफ़ी प्रचलित हैं, युवाओं में आपका काफ़ी नाम है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, रोज़ देखते हैं। तो उस चीज़ में अगर आप रोज़गार के लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि रोज़गार के लिए आप? देखिए, मैं युवा ऊर्जा संगठन चलाती हूँ, युवाओं को संभालती हूँ। युवा मुझे बहुत प्यार से दीदी बोलते हैं। रात दिन मेरा मस्तिष्क युवाओं की इस समस्या के लिए जूझ रहा है। जरा सा चुनाव बीत जाए
फिर मैं सभी लोगों की एक साथ बैठक करूंगी और इसका समाधान मैं निकाल कर रही। बहुत दुखद परिस्थिति बनती जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और जिनकी सरकारी नौकरियां हैं वो भी छीनती जा रही हैं। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री है वो पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि है, युवा बिगड़ नहीं जाए, भटक नहीं जाए और युवा चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम रोजगार करें, परिवार का पालन पोषण करें और इस उद्देश्य में मैं अपनी जान लगा दूँगी और मैं यहाँ कई फैक्ट्रियों को खुलवाने का निर्णय ले चुकी हूँ। मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगी और चंपारण में उद्योग लगवा कर लूँगी। इसके लिए मुझे किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय हमारा होगा, हम चंपारण वासी और छोटे छोटे उद्योग लगाकर हम इसका समाधान करेंगे। पूरी बहुत सरल है और काफ़ी मीठी लगती है आपके मुँह से सुनने में। तो आप हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कहना चाहें अपने यहाँ की जो भाषा है उस भाषा में? जरूर। भोजपुरी हमार मातृभाषा है। लइकाई से हमने के खावत उठत बैठत झगड़ा भी भोजपुरी में कहत रही कि का करबे ते आके तनी देख हमरा इलाका में, देख हम तोरा का करे, पटका पटकी सब तो हमने के ओल्हा पाती खेलत दिन बीतल बा यहाँ। तो हम अपना क्षेत्र के लोग के कहे के चाहे जे बेटी घरे दुआरे आ गई बड़ी, आप बेटी हर समस्या के साथ रउआ संगे खड़ा बाड़ी और रउरा भोजपुरी में हमरा से बतियाई, हमरा के कहीं, हमने के दूसर और कौन भाषा ना चाहिए, भोजपुरी में ही हमने के सारा समस्या के समाधान कर दीजिए। हम बेटी हैं, हम बहन हैं, रउआ लगन हमार परिवार हैं आ हमरा संगे रात बिरात सवेरे भोरे दोपहरिया जब मन करे हमरा लगे आई, हम रउरा खातिर। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही एक कविता आपने लिखी थी जिसका आपने म्यूजिक भी बनाया हुआ है, तो वो कविता की 4 लाइनें आप मैं दर्शकों के लिए रखे सामने। हाँ, जो जग में सगरो सोर जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कश्मीर हमारा हो गया और मुझे लगा कि लॉकडाउन में थोड़ा समय भी था तो इसको हम लोग जोड़कर एक गीत बनाएं और लोगों के बीच जाएं। मैं भोजपुरी बहुत अच्छे से लिखती हूँ, कहानी कविता, तो मैं 2-4 लाइन सुनाती हूँ। अरे कश्मीर जब हो गैलापन गाई झूमी नाची, कश्मीर जब हो गैलापन गाई झूमी नाची, पढ़ी नमाज और पूजा कर ली, वेद कुरान भी बाँची, डल झील में छठ मनाई, दिया जलाई प्राची, जागा हो चीरा दुश्मन के सीना, चीरा दुश्मन के सीना, घेरा लद्दाख कराची, जागा 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 हो, जागा जागा हो। आर्यन न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।